हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक, ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन से ही मिलता जुलता है। और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ये टॉपिक जैसे हमने कुछ और टॉपिक किए थे इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेशल बच्चे कौन होते हैं, ये डिसेबिलिटीज क्या होती है। हमने स्पेसिफिकली वो डिसेबिलिटीज पढ़ी थी, जैसे हमने डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्फेजिया, इन सब के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है। लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला अगर आपने लेक्चर अभी तक नहीं देखा, अगर वो मिस हो गया है तो उसे पक्का देखो। उसे सीडीपी की प्लेलिस्ट में जाके लर्निंग डिसेबिलिटी से देखो। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है एग्जाम में। ठीक, जो आज का टॉपिक है इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये टॉपिक ऐसा है इसमें से पूछ भी सकते हैं क्योंकि ये एक डिसेबिलिटी से रिलेटेड ही टॉपिक है। तो क्या है आज का टॉपिक, ये हम देखते हैं आज की वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। पर्टिकुलर हम 2016 के बारे में पढ़ेंगे, बट हम 1995 में जो ये जो एक्ट है इसको भी रिलेट करते हुए चलेंगे। तो सारा टॉपिक ये मतलब एक जैसा ही है, ऐसे नहीं कि 1995 के बारे में हमने दोनों के बारे में पढ़ना है, हम रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक, तो क्या है ये, देखो 1995 में क्या हुआ था, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, आपको भी पता है कि जो पीडब्ल्यूडी, कोई एक अगर कोई एक पर्सन है जिसको कोई डिसेबिलिटी है, उसे एक राइट मिलता है, उसे कोई रिजर्वेशन मिलती है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा उनको मतलब हमें उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके सेल्फ स्टीम के लिए, उनको इक्वालिटी के लिए हमें कुछ राइट्स बनाए हैं, उनके लिए कुछ एक्ट्स बनाए हैं। तो वो क्या थे, वो पीडब्ल्यूडी एक्ट में आते थे, जिसमें कहा जाता था कि अगर किसी इंसान को 40% की कोई डिसेबिलिटी है या उससे ज्यादा है तो वो इसके अंडर आएगा। ठीक, तो पीडब्ल्यूडी एक्ट जो था, पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995, उसमें टोटल 7 डिसेबिलिटीज थी। ये आपने याद रखना है, कितनी, 7 डिसेबिलिटीज है। पीडब्ल्यूडी 1995 में 7 डिसेबिलिटीज है। बट जो आरपीडब्ल्यूडी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में जो इनैक्ट हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि आरपीडीडब्ल्यू ये कब आया था, तो ये दिसंबर 2016 में आया था। ये आपने याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या था, इसमें क्या किया, इसमें जो डिसेबिलिटीज है उनकी नंबर ज्यादा कर दी है। ठीक है, इसमें टोटल आप जैसे देख सकते हो 21 है, तो 7 में 14 मतलब इन्होंने ऐड करी तो टोटल बन गई यहाँ पे 21। तो 7 थी पीडब्ल्यूडी में, 21 थी 21 है आरपीडब्ल्यूडी। ये नया जो एक्ट है, कितनी 14 इसमें डिसेबिलिटीज ऐड हो गई है। और ठीक, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है कि पीडब्ल्यूडी 1995 वाले में और आरपीडब्ल्यूडी 2060 वाले में क्या डिफरेंस है। इसमें यही डिफरेंस है कि पहले सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज इसके अंडर आती थी, बट अब टोटल मिला के 21 डिसेबिलिटी टोटलिटी में इसके अंदर आती है। ठीक, समझ गए, आई होप इतना आपको समझ आ गया है। अब हम पढ़ते हैं कि ये डिसेबिलिटीज है क्या। ठीक, तो अब आप देखो ये चीजों को, यहाँ पे 7 डिसेबिलिटीज मेंशन की हुई है पीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग। क्या क्या है, ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी, क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस। अब ये 7 यहाँ भी होंगी, प्लस 14 14 और ऐड करी हुई है, तो टोटल 21 यहाँ पे आ चुकी है जो अब है। ठीक है, समझ गए। तो है क्या, ब्लाइंडनेस क्या होती है, आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि ब्लाइंडनेस मतलब कि जो इंसान देख नहीं सकता, तो वो भी इसके अंडर आएगा, जिसको ब्लाइंडनेस है, जो ब्लाइंड है। ठीक, लो विजन, जिसमें जिसको थोड़ा कम दिखाई देता है, मान लो उसे दूर का नहीं दिखाई दे रहा या पास का नहीं दिखाई दे रहा, विजन थोड़ा कम है, ठीक, वो भी इसी में ही आएंगे। ठीक है, लेप्रोसी, क्योर्ड। लेप्रोसी क्या होती है, लेप्रोसी एक स्किन डिजीज होती है, जो हमारे मतलब किसी के स्किन में वो डिजीज होती है। ठीक है, आउटर बॉडी में मतलब होती है लेप्रोसी। वो इंसान, क्योर्ड का मतलब होता है ना उस चीज से क्योर हो चुका है। अगर वो लेप्रोसी क्योर्ड
पर्सन भी है, बट फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। अगर वो अपनी बीमारी से क्योर हो चुका है बट फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं, तो वो पर्सन भी इसी में ही आएंगे। ठीक, हेयरिंग इम्पेयरमेंट मतलब कि कानों से रिलेटेड, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इम्पेयरमेंट अपने उसके ईयर से रिलेटेड, हियरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, डिफिकल्टी हो रही है उसको सुनने में, या उसको सुनाई ही नहीं देता है। ठीक, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, लोकोमोटर जैसे हमें पता है मोटर एबिलिटी से रिलेटेड, उसकी मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, हर एक चीज आ जाएगी इसमें जो उसकी डिसेबिलिटी बन के निकलती है। ठीक, मेंटल रिटार्डेशन, दो चीजें हैं, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस। रिटार्डेशन मतलब अगर कोई ब्रेन का कोई एक पार्ट रिटार्डेड हो गया है, काम ही नहीं कर रहा, तो वो मेंटल रिटार्डेशन का रूप लेती है। मेंटल इलनेस का मतलब है कि वो दिमागी तौर से बीमार है, मान लो कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक, जैसे मान लो कोई उसको इमोशनली वो बहुत डिस्टर्ब है, या उसको कोई स्ट्रेस डिप्रेशन, कोई ऐसा ट्रॉमा आया जो उसके बाद उसको डिप्रेशन आ गया हुआ है, तो वो आ जाएगा उसकी मेंटल इलनेस बीमारी में। बट मेंटल रिटार्डेशन का मतलब वो रिटार्डेड है, मतलब उसके ब्रेन में कोई एक पार्ट उसका फंक्शन नहीं करता, कोई ब्रेन का एक पार्ट। ठीक, तो आई होप आपको ये 7 डिसेबिलिटी समझ आ चुकी है। अब हम बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो 21 है। 7 तो यही है, वो तो आप समझ चुके हो, जिसमें से ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, डेफ, सुनाई ही नहीं देता या फिर हार्ड टू हेयर, डिफिकल्टी हो रही है सुनने में, लोकोमोटर, ये हमने यहाँ समझ ली। ठीक, ड्वार्फिज्म क्या होता है? ड्वार्फिज्म का मतलब होता है, ड्वार्फ मतलब होता है छोटा रह जाना, जब कोई चीज छोटी रह जाती है। तो कोई पर्सन, अब बोने, जो बोने होते हैं, ठीक है, उनको हम इसमें डालेंगे। अगर किसी की हाइट छोटी रह सकती है, जैसे वो जीन्स में आ रहा है ना, उसके क्या पता उसके पेरेंट्स भी वैसे ही है तो वो भी ऐसा ही है, तो वो एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है ये, जो ड्वार्फिज्म में क्या होता है कि वो इंसान छोटा रह जाता है। ठीक है, वो हाइट उसकी बहुत ही छोटी रह जाती है, उसे हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, इंटेलेक्ट के मतलब है कि उसके दिमाग से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी, वो बच्चे को मुश्किल हो रही है रीजनिंग करने में, दिमाग लड़ाने में, मेंटल ऑपरेशंस नहीं कर पा रहा वो बच्चा, या कह लो कुछ भी, जो भी दिमाग से लॉजिक नहीं लगा पा रहा, कोई थिंकिंग नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा, इंटेलेक्ट में उसके गड़बड़ है। ठीक, मेंटल इलनेस, ये सेम चीज हमने पढ़ ली यहाँ पे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म हमें पता है, हमने पढ़ा था ऑटिज्म में क्या होता है। ऑटिज्म भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन में कुछ फंक्शनिंग हो रही है बहुत चीजों में, जिसके वजह से बहुत कुछ हो सकता है बच्चे में। बच्चा स्पीच की, उसको बात नहीं कर पाता बच्चा, या वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता, कुछ समझ नहीं पाता, बहुत बीमारियां निकल के आ सकती हैं एक उसमें। ठीक है, अटेंशन भी प्रॉब्लम निकल सकती है कि बच्चा एडीएचडी से शिकार बन जाए इस बीमारी से। ठीक, तो ऑटिज्म में बहुत कुछ आएगा, तो ये भी एक डिसऑर्डर है। सेरिब्रल पाल्सी, ये हमने भी कल पढ़ा था, सेरिब्रल पाल्सी का मतलब होता है, सेरिब्रल पाल्सी भी हमारा ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, ब्रेन का बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा, मूवमेंट नहीं हो पा रही उस इंसान की जिसको ये प्रॉब्लम होती है। ठीक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दो चीजें हैं इसमें, मस्कुलर, मसल्स में डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी मतलब एक साथ समझो आप कि जो मसल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मसल्स वीक्स हो रही है, मसल्स खत्म हो रही है, तो इसमें भी मूवमेंट में मुश्किल आएगी उस इंसान को। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मतलब बहुत ही क्रॉनिकली वो जो न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल मतलब उसके न्यूरॉन्स, उसके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड वो चीज है, वो कंडीशन। ठीक, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये हमने पढ़ा था डिसेबिलिटीज में इससे पहले वीडियो में कि डिसेबिलिटीज कैसे कैसे होती है। डिसलेक्सिया, रीडिंग में प्रॉब्लम, डिसग्राफिया, लिखने में प्रॉब्लम, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन में, डिस्फेजिया, अफेजिया, लैंग्वेज में प्रॉब्लम। ठीक, डिस्प्रेक्सिया, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम, ये हमने चीजें पढ़ी थी। तो अगर किसी को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है वो भी इसके अंडर आएगा। ठीक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी एक ऐसी ही न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें मल्टीपल मतलब स्क्लेरोसिस, मतलब स्क्लेरोसिस का मतलब होता है स्कार्स, मतलब मल्टीपल जगह वो निशान बैठ जाते हैं, वो चीजें इंटरनली, मतलब वो ऐसे पूरे उसको नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिससे इंसान को मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी चीजें निकल के आती है, देखने में भी प्रॉब्लम आती है। तो इससे भी बहुत ज्यादा एक मतलब एक कंडीशन में बहुत कंडीशंस देखने को मिल सकती है इस डिसऑर्डर में। स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ये हमारे डिस्फेजिया से रिलेटेड है कि बच्चे की लैंग्वेज नहीं निकल पा रही। थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, ये तीनों ब्लड डिसऑर्डर है, ये आपने याद रखने हैं ये तीनों।
ये क्या है? ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर मतलब जब किसी के ब्लड में डिसऑर्डर आ गया है, उसकी जो ब्लड है उसमें आरबीसीज होते हैं, हेमोग्लोबिन है, इन सब चीजों में कुछ डिसऑर्डर आ रहा है। थैलेसीमिया में आरबीसी का काउंट कम हो जाता है या खत्म होने लग पड़ता है। हेमोफीलिया में जब ब्लड क्लॉटिंग होती है, अगर हमारे यहाँ पे कोई वुंड, हमें कोई घाव लगा है और वहां से क्या हो रहा है, हमारे क्या होता है, अगर हमें कोई लगा है, हमें कुछ नाइफ से लगा है, कुछ तीखी चीज है, हमें कोई चोट लगी है, तो वो क्या होता है, टाइम के बाद खुद क्लॉट होके हमारी वो घाव भर जाते हैं। बट इसमें क्या होता है, हेमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें उसमें क्लॉटिंग ही नहीं होती है। ठीक, तो क्लॉटिंग की वजह से क्या होता है, उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, क्योंकि वो चीज उसकी क्लॉट नहीं होगा और ब्लड निकलता ही जाएगा। तो ये डिसऑर्डर है। सिक्कल सेल डिजीज क्या होती है? सिक्कल सेल, मान लो आप सिक, मान लो कि सेल जो होते हैं वो सिक होने लग पड़ते हैं, आरबीसी होते हैं वो, मतलब वो छोटे छोटे होते होते वो कुछ और फॉर्म में आ जाते हैं, बीमार पड़ने लग पड़ते हैं सेल। ये भी एक क्या है, ये भी डिजीज क्या होती है, ट्रांसमिट करती है। ठीक है, पेरेंट्स टू बच्चों में। ठीक, तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज में मतलब एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है, मान लो किसी को दो तीन चीजें एक साथ ही हो गई है, तो वो भी सब इसी में आएंगी। एसिड अटैक विक्टिम, ये सब नए ऐड हुए हैं, क्योंकि ये एसिड अटैक में वो आएंगे जिनको मान लो कोई रिवेंज है या किसी भी चीज के चलते किसी ने किसी पे एसिड गिरा दिया, तो वो जो विक्टिम होंगे ना, वो भी सब आ जाएंगे इसमें, 20 वाली हमारी एसिड अटैक विक्टिम। 21st इज पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज इज ऑल्सो अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें भी क्या होता है कि इसमें इंसान की मूवमेंट नहीं हो पाती है अच्छे से, वो चल फिर नहीं पाता, ये ज्यादातर एल्डर लोगों में होती है। ठीक, ये क्या थी 21 डिसेबिलिटीज जो आ गई है हमारी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंडर। ठीक, जो कब इनैक्ट हुआ था, दिसंबर 2016 में ये इनैक्ट हुआ था। अगर आपको कुछ और मैं थोड़ा डिटेल में इनको समझाऊं, तो मैं किस चीज को समझाती हूँ, ये है क्या। सबसे पहले आएंगी हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल जब मतलब बॉडी फिजिकली मूव नहीं कर पा रही, उसमें आएगा हमारा लोकोमोटर। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आएगा, देखो फिजिकली मतलब जिसको हम देख पा रहे हैं वो बीमारी। अब ब्रेन में जो बीमारी है ना, वो अंदरूनी है ना, वो इंटरनल है। फिजिकल मतलब हम वो बाहर से जो दिखाई दे रही है, जैसे लोकोमोशन में मूवमेंट नहीं हो पा रही है, या फिर पैरालिसिस हो गया, या फिर उसका हैंड नहीं काम कर रहा, कुछ भी ऐसी चीजें। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसमें अ पर्सन्स इनएबिलिटी टू एग्जीक्यूट डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज associated with movement of self and object resulting from affliction of musculoskeleton और nervous system और both। ठीक, उस इंसान को चलने में ही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वो लोकोमोशन में मोटर डिसेबिलिटी कहलाती है ये। ठीक, मस्कुलोस्केलेटन, स्केलेटन और मसल्स के कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहे अच्छे से। ठीक, लेप्रोसी क्योर्ड, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन में क्या आएगा, इट मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन क्योर्ड ऑफ लेप्रोसी, जो ठीक हो चुका है लेप्रोसी से। एक डिजीज है, स्किन डिजीज है लेप्रोसी, इससे वो ठीक हो चुका है, बट इज सफरिंग फ्रॉम, बट फिर भी उसको क्या प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स और फीट एज वेल एज लॉस ऑफ सेंसेशन इन द आई। ठीक है, मतलब उसको सेंसेशन, उसको फील नहीं हो रहा उसको कुछ। ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन। ठीक, ये चीज आती है हमारे किसमें, लेप्रोसी में। ठीक है, सेरिब्रल पाल्सी। ठीक है, सेरिब्रल पाल्सी के बारे में हमने पढ़ा है, ये क्या होता है, ये कुछ आपको जो एज सच इन्होंने डिफाइन किया हुआ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग, वो चीज मैं आपको उनके अकॉर्डिंग, उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रही हूँ। ठीक, तो ये चीज है कि जो ऑफिशियल जो उन्होंने समझाया है उस अकॉर्डिंग ये मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सेरिब्रल पाल्सी इन्होंने लिखा है कि इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अफेक्टिंग बॉडी मूवमेंट्स एंड मसल कोऑर्डिनेशन। अफेक्टिंग बॉडी मूवमेंट एंड मसल कोऑर्डिनेशन, दो चीजें हैं, बॉडी मूवमेंट में प्रॉब्लम है, मसल कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। दैट इज कॉज्ड बाय डैमेज टू वन और मोर स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन के किसी एक या एक से ज्यादा पार्ट के डैमेज होने से हो रहा है, यूजुअली अकरिंग बिफोर, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर बर्थ। मतलब कि वो चीज कब हो रही है, या तो वो बर्थ से पहले प्रीनेटल स्टेज में, मान लो कि उस बच्चे की मदर ने कुछ प्रेगनेंसी में उसको कोई ऐसी चीज हो गई, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, या कुछ उसने कुछ ऐसे कुछ खा लिया जिससे उस बच्चे के ब्रेन पे असर हुआ जिसका। ठीक है, तो ब्रेन का थोड़ा गड़बड़ाहट हो गई, जिस वजह से क्या हुआ, उस बच्चे को वो सेरिब्रल पाल्सी हो गई। मतलब उसकी मूवमेंट, उसके मतलब उसके मान लो उसके लेग्स ही नहीं चल पा रहे, बाय बर्थ हो रही है ये चीज। ठीक है, तो ये चीज आपने समझनी है। ड्वार्फिज्म में क्या होता है, इट मीन्स अ मेडिकल, ड्वार्फिज्म हमने अभी पढ़ा, इट मीन्स अ मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन एन अडल्ट
एक मेडिकल कंडीशन है, जेनेटिक कंडीशन है। ये जेनेटिक मतलब कि हमारे जीन्स में आती है, जब अगर किसी के पेरेंट्स ऐसे हैं तो वो बच्चा भी वैसा होगा। ये लिखा है यहाँ पे इन एन अडल्ट, उसमें क्या रहता है, हाइट कितनी रहती है उस इंसान की, 4 फीट 10 इंच से कम ही रहती है, उससे ज्यादा नहीं जाती। ठीक। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये मसल से रिलेटेड है। इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी जेनेटिक मसल डिजीज, ये भी हेरिडिटरी ही है, देखो जेनेटिक डिसीज है जो वीक करती है मसल्स को, दैट मूव द ह्यूमन बॉडी, एंड पर्सन विद मल्टीपल डिस्ट्रॉफी हैव इनकरेक्ट एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन इन देयर जीन्स, उनके जीन्स में ही कुछ इंफॉर्मेशन मतलब कुछ ट्रांसक्रिप्शन वगैरह जो हो रहा है वो मिसिंग हो रहा है। ठीक। विच प्रिवेंट फ्रॉम them from making the protein they need for healthy muscle, कुछ मान लो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होते हैं जीन डीएनए में, ठीक है, तो उसमें प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन बनता है, मान लो कोई प्रोटीन ही नहीं बना जो मसल्स की मूवमेंट के लिए जरूरी है, तो उसके लॉस की वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो रही है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव स्केलेटन मसल वीकन्स, मसल वीक हो रहे हैं, डिफेक्ट आ रहे हैं मसल के प्रोटीन्स में, एंड डेथ ऑफ मसल सेल्स एंड टिश्यू, सेल और टिश्यू जो मसल के सेल टिश्यूज की उसके वो डेड हो जाते हैं इसमें। ठीक। एसिड अटैक विक्टिम मींस अ पर्सन, जो एसिड अटैक विक्टिम है उसमें अ पर्सन disfigured due to violent assault by throwing of acid or similar corrosive substance, देखो ये वो है कंडीशन जब कोई किसी पे वायलेंटली मतलब कोई अग्रेसिवली किसी पे एसिड फेंक रहा है, या कोई और करोसिव सब्सटेंस मतलब जो डेंजरस करोसिव होता है सब्सटेंस उसके ऊपर फेंक रहा है जिससे उसकी बॉडी खराब हो रही है, उसका फेस खराब हो रहा है, तो वो भी सब आएंगे इसमें एसिड अटैक विक्टिम्स। विजुअल इम्पेयरमेंट में ब्लाइंडनेस आएगा, मतलब जिसको उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या लो ऑफ विजन आएगा, लो विजन। ठीक। ये आएगा हेयरिंग इम्पेयरमेंट में आएगा डेफ, इट मीन्स पर्सन को लॉस है, हेयरिंग प्रॉब्लम है। ठीक। ये आएगा हमारा हेयरिंग इम्पेयरमेंट। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इट मीन्स स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इट मीन्स अ परमानेंट डिसेबिलिटी, ये परमानेंट है। ये सब डिसऑर्डर्स ऐसे हैं ना, ये घर कर चुके हैं बच्चे के अंदर, ये जाएंगे तो नहीं बट ये धीरे धीरे थेरेपीज या कह लो कुछ न्यूरोलॉजिस्ट जो, क्योंकि अगर ज्यादातर ये आप देख रहे हो न्यूरोलॉजिकल ही डिजीजेस हैं, तो कोई न्यूरोलॉजिस्ट इसको ठीक कर सकता है, कोई थेरेपिस्ट इसको ठीक कर सकता है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट, या एलोपैथिक डिसीजेस, कुछ भी मेडिकेशन से ही ये चीज कम होंगी, ये जाएंगी नहीं, ये ऐसे डिसऑर्डर है, ये घर कर चुके हैं बच्चे के दिमाग में, तो परमानेंट है। ठीक। तो स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी मीन्स परमानेंट डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ कंडीशंस सच एज अफेजिया, मैंने बताया था ना अफेजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। अफेक्टिंग वन और मोर कंपोनेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, ठीक समझ गए, ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल, ये भी न्यूरोलॉजिकल ही कंडीशन है। ठीक। न्यूरोलॉजिकल मतलब हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, हमारा एक कोऑर्डिनेशन बनता है ना, एक सिग्नल ट्रांसमिशन हो रही है, ट्रांसमिटर्स हो रहे हैं, तो एक सिग्नल ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तरफ जा रहा है, हमारी पूरी बॉडी में नर्व सेल्स जा रहे हैं, तो एक वो नर्व सेल्स क्या करते हैं, वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, हमारा मतलब एक सिग्नल भेज रहे हैं, जब वो चीजें ही प्रॉब्लम करेंगी तो गड़बड़ाहट हो जाएगी ना पूरी बॉडी में, कोऑर्डिनेशन नहीं बनेंगे, तो ये है इसका मतलब। अब देखो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं, अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, दैट इज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, रीजनिंग करने में, लर्निंग करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एंड अडेप्टिव बिहेवियर में, उसके बिहेवियर में भी प्रॉब्लम आ रही है, जो करता है विच कवर रेंज ऑफ एवरीडे सोशल प्रैक्टिकल स्किल्स, जिसमें जितनी हमारी एवरीडे की जो भी हम कॉमन सेंस लगाते हैं, प्रैक्टिकल चीजें सोचते हैं, अगर हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ही नहीं है हमारे अंदर, वो चीज डिसेबल्ड है, तो हमसे वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक। ये चीज है लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज में मैंने बताया था हमारी सब लर्निंग डिसेबिलिटी आएगी, वो हमने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई है इससे पहले। अब देखो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये क्या है, ये भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, टिपिकली अपीयरिंग इन द फर्स्ट 3 ईयर। कब शो हो जाता है, ये पहले 3 साल में शो होने लग पड़ता है। ठीक है। एक बच्चे के छोटे ही एज में उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, हम डायग्नोज कर सकते हैं कि उस बच्चे को ऑटिज्म है। दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट पर्सन एबिलिटी, वो एक इंसान की एबिलिटी को कम करता है, कौन कौन सी, कम्युनिकेट नहीं कर पाता वो इंसान, रिलेशनशिप को समझ नहीं पाता, किसी के साथ रिलेट नहीं कर पाता, और क्या करता है वो
हाँ, वो मतलब वो बॉन्ड नहीं बना पाता, सोसाइटी में नहीं वो एडजस्ट कर पाता, ऐसा बच्चा या ऐसा इंसान। मेंटल बिहेवियर, मेंटल इलनेस का मतलब होता है, इट मीन सब्सटैंशियल डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर जो थिंकिंग को, मूड को, परसेप्शन को, ओरिएंटेशन को, मेमोरी को, हर एक चीज को हमारी अफेक्ट करता है, बिहेवियर को इफेक्ट करता है। ठीक, समझ गए? समझ गए? आई होप आपको इतना समझ आ गया। रिटार्डेशन मैंने बताया ना, रिटार्डेशन अलग चीज है, इलनेस अलग चीज है। मेंटल इलनेस का मतलब होता है दिमागी बीमारी। रिटार्डेशन हमारे कोई ब्रेन की वजह से हो रही है, कि कुछ ब्रेन में कुछ डिसफंक्शनिंग हो चुकी है। डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जैसे ये क्रॉनिकल यहाँ पे लिखा है ना, क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से बहुत डिसेबिलिटी आती है, वो भी इसी में आएंगी। जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो इसी में इंक्लूड होते हैं। ठीक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, वो हमने पढ़ा। इट है क्या, इट इज एन इन्फ्लेमेटरी नर्वस सिस्टम डिजीज, बताया था ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक प्रॉब्लम है, जहां पे माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन ऑफ नर्व सेल, हमारे जो नर्व सेल होते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम नर्व सेल जो होते हैं उसमें उसमें जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, शीट होती है, कह लो आप शीट कह लो, पतली सी लेयर होती है, माइलिन शीट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, माइलिन शीट। ठीक, तो ये जो माइलिन शीथ होती है, इसके डैमेज होने की वजह से डीमाइलिनेशन हो जाता है। माइलिन शीथ खत्म हो चुकी तो डीमाइलिनेशन हो गया। ठीक, जब वो लेयर ही खत्म हो चुकी है, डीमाइलिनेशन हो रहा है, तो क्या होगा, वो जो एक्सॉन के ऊपर जो लेयर वो खत्म हो रही है, इस वजह से क्या होता है, इस वजह से नर्व सेल्स अच्छे से काम नहीं कर पाते, वो अफेक्ट करती है द एबिलिटी ऑफ नर्व सेल्स इन द ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स को वो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, फिर एक कहते हैं ना, मतलब वही जो सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रही है, सिग्नल जो ट्रांसमिशन हो रही है, वो सब नहीं हो पाता, वो प्रॉब्लम आ जाती है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। पार्किंसन डिजीज क्या होती है, इट मीन्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज, ये पार्किंसन डिजीज क्या है, इट मीन्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम की डिजीज है, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। दैट इज मार्क्ड बाय मस्कुलर रिजिडिटी, मस्कुलर रिजिडिटी हो रही है, स्लो इम्प्रिसाइज मूवमेंट, मूवमेंट नहीं हो पा रही है अच्छे से। चीफली अफेक्टेड, ज्यादातर अफेक्ट करती है मिडिल एज एंड एल्डर पीपल एसोसिएटेड विद डिजनरेशन ऑफ द basal ganglia of the brain, deficiency of neurotransmitter dopamine, न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे एक ठीक है, ये नर्व सेल की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक, दैट इज यस, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो ट्रांसमीटर हो रहा है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम है डोपामाइन, उसकी कमी की वजह से क्या होता है, पार्किंसन डिसीज। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि डोपामाइन याद रखो, या फिर आप कह लो कि इसमें जो छोटे छोटे टर्म्स दी हुई है कि उसकी माइलिन शीट नहीं है, इतना नहीं याद रखना, ये स्टोरी की तरह समझा रही हूँ कि टॉपिक समझ आ जाए। ठीक, तो मैं कहने का मतलब ये आप देख पा रहे हो कि ज्यादातर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ये सब जो डिसेबिलिटीज आ रही है। ठीक, अब देखो ब्लड डिसऑर्डर, हमने तीन चीजें पढ़ी थी कि तीन ये ब्लड डिसऑर्डर है, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज। हेमोफीलिया मींस इनहेरिटेबल, ये भी इनहेरिट डिजीज है, अफेक्ट करती है ज्यादातर मेल, usually affecting only male but transmitted by women to their male child। अब कोई एक मदर है, उसके मेल बेबी को, जो उसका बेबी बॉय है, उसको चांसेस ज्यादा है ये डिजीज होने के। कौन सी डिजीज, हेमोफीलिया, जिसमें लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल क्लॉटिंग एबिलिटी ऑफ द ब्लड सो दैट अ माइनर वुड रिजल्ट इन फैटल ब्लीडिंग। वही चीज है, क्लॉटिंग नहीं हो पा रही जिससे बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग में वो रिजल्ट करती है, ये वो डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया मीन्स, थैलेसीमिया की बात करते हैं, इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ inherited disorders characterized by reduced or absent amount of hemoglobin। एचबी क्या होता है, हमारा एक प्रोटीन होता है, ठीक है, ब्लड में, ठीक है, तो ये जो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से या ना होने की वजह से हमें थैलेसीमिया ये हो सकता है, वो एक डिसऑर्डर है। ठीक, सिकल सेल डिजीज ये भी एक डिसऑर्डर है, और ये कैसे होता है, इट रेफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ, जब रेड ब्लड सेल की सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वो सेल
मतलब डिस्टॉर्टेड सी शेप ले लेते हैं, मतलब वो इससे ही रिलेटेड है। तो ये क्या है, सब ब्लड डिसऑर्डर है। मल्टीपल डिसएबिलिटीज मतलब कि जब एक इंसान में मान लो 2-4 एबिलिटीज एक साथ पाई जाती है, तो ये सब आते हैं हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में। कितनी है टोटल? 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आपको नाम याद रखने हैं। और कितनी है? 21। ऐड कितनी हुई है? 14। पहले कितनी थी? 7। 7 पहले थी, 14 ऐड होके 21 टोटल। ये आरपीडब्ल्यूडी क्या बन गई? राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब इनके देखो, ये तो मतलब डिसेबिलिटीज काउंट करवाई है ना हमने, कि ये काउंट करिए कि भाई डिसेबिलिटी है। उनको राइट चाहिए कि उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए बच्चों उनको। अब उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनको रिजर्वेशन मिलती है, या किसी जॉब के लिए भी, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी उनको रिजर्वेशन, पीडब्ल्यूडी के लिए एक रिजर्वेशन रखी होती है। स्कूल्स में क्या होगा, उसका राइट ये है कि उसको बाला बिल्डिंग एज, बच्चों को अगर हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में डालना है तो हमें उस बच्चे के लिए वैसा कुछ इन्वायरमेंट भी तो बनाना है। ठीक है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, उस बच्चे के लिए वैसा हमें इन्वायरमेंट बनाना है, करिकुलम करिकुलम बनाना है, करिकुलम और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बनाना है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड है कि बिल्डिंग को ही हेल्पिंग मटेरियल बना दो आप। जैसी वो बिल्डिंग है, जैसे उसके डेस्क, जो डेस्क वगैरह यूज करते हैं, या उनकी चेयर्स हैं, या कह लो उनको जो रैम्प्स, स्टेयर्स नहीं यूज कर पा रहे, रैम्प यूज करवा रहे, उनको रिसोर्सेज, उनका मटेरियल, उनका स्टडी मटेरियल ऐसा होना चाहिए। हर एक रिसोर्स, अगर कोई देख नहीं पाता, ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज होना चाहिए। ज्यादातर विजुअल, जिनको सुनाई नहीं दे रहा, जो बच्चे सुन नहीं सकते, साइन लैंग्वेज, मतलब हर एक चीज वो हमें वहां पे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तब जाके वो इंक्लूसिव एजुकेशन बनेगी। ये इनका राइट है। ये क्या है? इनका राइट है। इन बच्चों को इनकी सेल्फ स्टीम के लिए इनकी इक्वल इनको चांस देना है, इक्वल इनकी अपॉर्चुनिटीज इनको देनी है। इनको हमें अलग तो नहीं ना करना, हमें मतलब हमें मेन स्ट्रीम नहीं ना करना है इनको, मतलब बच्चे को हमें अलग से नहीं पढ़ाना, हमें इंटीग्रेट, या हमें इंटीग्रेट मतलब हमें उसी बच्चे को साथ में रखते हुए एक दूसरे के साथ हमें समझाना है, एक दूसरे को, सबको, बच्चों को, कि भाई आपने क्या करना है, साथ पढ़ना है। क्योंकि देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन रोल, या फिर कह लो मेन जो एम है, वो यही है कि हर एक बच्चे को साथ में रखो, सेम क्लासरूम में रखो, सेम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाओ। कुछ उनकी लर्निंग एड्स है, वो जो स्पेशल चाइल्ड है, कुछ उनके लिए जो लर्निंग रिक्वायरमेंट्स है उसको बस केटर करते रहो, जो उनको नीड है उसको केटर करो, जहां उसको जरूरत पड़ रही है उसकी हेल्प करो। बट उसको क्या करना है, उन बच्चों को हमें क्या करना है, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है। इंक्लूसिव एजुकेशन का कहता ही यही है, पढ़ाओ साथ में, बट ऐसे पढ़ाओ ऐसे कि उस बच्चे की नीड्स को पूरा करते रहो, ऐसा नहीं कि उसको देखना ही नहीं है। उनके लिए वो चीजें बनाओ, प्रोवाइड करो, जैसे बाला बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग्स बनवाओ उनके लिए। ठीक है, जिसमें रैम्प्स होंगे। ठीक है, हर एक चीज उनको ध्यान रखते हुए बनाओ, अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में, उनके जो उनकी वो जो करिकुलम है वो भी उनके अकॉर्डिंग ही बनाओ, जो भी एक्टिविटीज है वो भी उनके अकॉर्डिंग बनाओ, मतलब उनको ध्यान रखते हुए ये काम करना है। ठीक, तो ये था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। ये क्या है, ये आपने याद रखना है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है वो यही है सिर्फ, कि कब हुआ था ये इनैक्ट और क्या कहता है ये। इसमें लर्निंग, जो डिसएबिलिटीज वाले बच्चे हैं वो आते हैं। कितने? 21 डिसएबिलिटीज की बात की है। कब इनैक्ट हुआ है ये? 2016 दिसंबर में ये इनैक्ट हुआ है। पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या था, सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज की बात की है। अब आई होप आपको ये सारी डिसेबिलिटी मैंने आपको ये समझा दी है। ये समझाने का मतलब ये था, देखो मैं तो इसको जस्ट आपको एज ए नेम को, क्योंकि इतना नहीं डीप में पूछा जाता सब, कि अगर वो ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं हो रही है, या फिर कह लो कि कुछ और चीज को लेके कि हेमोफीलिया क्यों हो रहा है, रीजन, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे। ये आपका फिर वो साइंस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आपका वो साइंस का टॉपिक बन जाएगा। हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी है, ये सीडीपी है, आपको इतना जानना है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है क्या, कितनी डिसेबिलिटीज है, और अगर इनकेस कोई एक पूछ ली, मान लो कोई डिफरेंस ही पूछ ले कि 1995 में इसमें, या फिर इसमें कौन कौन सी ऐड हुई है, और उसमें आपको 3-4 ऑप्शन दे के आ गए, फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको दोनों को क्या करना है, समझना है। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये समझ आ चुका है। इनकेस कोई डाउट रहेगा, इसमें कोई इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मैंने आपको वही चीज बताई। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा है कि कब ये इनेक्ट हुआ है। ठीक, तो इससे रिलेटेड इतने कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो अगर कोई होगा तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करवा दूंगी। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।